नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल प्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द NAI का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। न्यूज़ एरिना इंडिया नाम है इसका, और आप सबको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर सेट टू क्रॉस 1 लाख करोड़ रेवेन्यू इन 2 to 3 years। तो इसका मतलब क्या है, कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, देन हम आएंगे कि इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बेसिकली इसका मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल लगा रखा है। ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल्स मुझे मिले हैं, जैसे कि BSNL गेन्स सब्सक्राइबर इन जून आफ्टर टैरिफ हाइक बाई प्राइवेट टेलीकोस। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो द इकोनॉमिक टाइम्स का ही आर्टिकल है, लेट्स मिलियंस ऑफ डेटा यूजर बूम एंड टेलीकॉम टॉप लाइन विल क्रॉस $1 ट्रिलियन। तो बेसिकली अभी यहाँ पे मतलब क्या है इन सब चीज़ों का, राइट, और इसका हम सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए मैं आप सबको थोड़ा सा यहाँ पे बेस वगैरह समझा देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ ये है कि अभी कुछ न्यूज़ वगैरह आप सबको ये भी नज़र आ रही होगी यहाँ पे, जो ये हेडलाइन भी है NAI की, जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर सेट टू क्रॉस 1 लाख करोड़ रेवेन्यू। यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, जो ये टेलीकॉम सेक्टर्स में ये जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कि इसको हम हटा देते हैं तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल है और ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इन सब ने जो क्या किया, इन तीनों लोगों ने अभी तक इन लोगों का जो टारगेट है एज अ रेवेन्यू बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे क्वार्टरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 महीने के रिजल्ट या प्रॉफिट्स के ऊपर या रेवेन्यू के ऊपर। तो इनका बेसिकली टारगेट ये है इन टेलीकॉम्स कंपनीज का, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। इन सब का टारगेट ये है कि ये जो रेवेन्यू है इन क्वार्टरली बेसिस, ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँचे आने वाले कुछ सालों में, लाइक 2 से लेके 3 साल के आसपास। ये इनका बेसिकली टारगेट है, जो कि तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट ये आने वाला है कि अभी आपने पिछले साल देखा ही था कि इन कंपनीज ने क्या किया, जो टैरिफ्स वगैरह हैं या जो बेसिकली दाम वगैरह हैं अपने प्लान्स के, इनको बढ़ा दिया। कितना 10 to 26% के आसपास इन्होंने अपने दाम्स को बढ़ाया इनके बीच में। किसने? इन तीनों कंपनीज ने, जो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं ना, टेलीकॉम सेक्टर, इन सब ने अपने प्राइस को बढ़ाया पिछले साल। तो इससे बहुत सारे लोग नाराज भी हुए और कई लोग BSNL और MTNL में भी शिफ्ट हो गए इस बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है ना कि BSNL के पास जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का डेवलप नहीं है, जिस लेवल का डेवलप्ड जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को क्या छोड़ देते हैं ना। जो एयरटेल और जियो है इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा देखा जाए, जो 5G ब्रॉडबैंड है या 5G सर्विसेज वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन ऑफ BSNL। क्योंकि BSNL कहाँ कि अभी कई जगह 4G सर्विसेज ही अलाउ नहीं है पूरी तरीके से। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे 4G वगैरह अभी BSNL अलाउ नहीं किए हुए हैं अभी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे गुस्सा होकर इन जो BSNL है उसके पास शिफ्ट हो गए। खैर वो तो पिछली साल की बात है। एक्चुअली में हुआ ये है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनीज हैं, इन्होंने अपना टारगेट बना के रखा है कि ये आने वाले कुछ सालों में जो इनका क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू है उसको 1 लाख करोड़ के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे। और इसका हमको सीधा इम्पैक्ट अभी कुछ महीनों बाद ही देखने को मिल जाएगा। लगभग अप्रैल से जुलाई के बीच में, ऐसी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में ये जो कंपनीज हैं ये एक बार फिर से अपना जो टैरिफ वगैरह है या जो पैसे वगैरह हैं प्लान्स के, वो दोबारा से बढ़ाएंगी। किसके लिए? आम यूज़र्स के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट ये सीधा ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए इस चीज़ को बढ़ाएंगे। किसको? टैरिफ्स वगैरह को। और इसका सीधे मार किस पे आएगी? आम आदमी के ऊपर आएगी। तो हम बेसिकली देख लेते हैं कुछ स्टैटिक फैक्टर, जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो पाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी हम सबसे पहले चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह भी हम इसकी कवर कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल पाए कि एक्चुअली में मैं बात किस बेसिस पे कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हम सब पे
क्या इसका इम्पैक्ट है और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें बढ़ी हुई हैं या क्या क्या यहाँ पे चीज़ें इफेक्टिव हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2018 के आसपास आपको ले चलता हूँ, है ना। 2018 सॉरी 2000 पहले 15 के आसपास चलते हैं, जब जियो की एंट्री नहीं हुई थी। कहाँ पे? इन टेलीकॉम सेक्टर। जब वहाँ पे कम से कम 8 से लेके 10 प्लेयर थे। कहाँ पे? 2015 से 2014 के आसपास। आप सबने नाम सुना होगा कई सर्विस प्रोवाइडर्स का, जैसे कि एयरसेल हो गया था, टाटा डोकोमो हो गया, और भी कई सारी सिम प्रोवाइडर्स थे जो कि 2015 के आसपास इन्वॉल्व थे। कहाँ पे? टेलीकॉम सेक्टर में, है ना। तो यहाँ पे जो अभी ये लोग जो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वो 53,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे थे। कब? ये टेलीकॉम सेक्टर वाले 2008, मैं कर रहा हूँ 2015 के, जियो के आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब इनका जो रेवेन्यू था इन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने, राइट। 3 महीने में जो इनका रेवेन्यू था वो 53,000 करोड़ के आसपास था। एयरटेल जैसे, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, कई और कंपनीज थी, यूनिनॉर भी थी, जब कई और कंपनीज थी। अब तो कुछ के तो नाम ही भूल चुका हूँ मैं खुद। तो एक्चुअली में फिर हुआ क्या, फिर यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? 2016 में आता है जियो। और जब जियो आता है तो जियो सब कुछ पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? यहाँ पे डिसरप्ट इस तरीके से कर देता है वो कि जो 53,000 करोड़ का रेवेन्यू है, इतना ज़्यादा कंपटीशन वगैरह लाके, कि आप सबने देखा होगा जब जियो ने एंट्री बनाई थी या जब वो एंट्री की थी उसने मार्केट में, तो उसने जो प्लान्स वगैरह हैं वो फ्री कर दिए थे। 4G के जो 4G सर्विसेज थी जियो की, क्योंकि जियो प्रोवाइड कर रहा था एज आ बीटा टेस्टिंग के लिए, वो भी उनका उसमें रोल था। तो वो उन्होंने जो पूरे देशवासी हैं उनके लिए फ्री कर दी थी कि उन्हें पता चल पाए कि वो बेसिकली कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एज आ बीटा टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ सालों के लिए लगभग 6 महीने या 8 महीने के आसपास या 1 साल के आसपास की जो सर्विसेज थी, उन्होंने कुछ टाइम के लिए क्या की? फ्री कर दी सब लोगों के लिए। क्या? फ्री में वॉइस इस्तेमाल करो और फ्री में आपको डेटा भी मिलेगा कुछ 1 GB के आसपास। अब आप खुद सोचिए कि 2016 के बाद पहले ये जो टेलीकॉम कंपनीज इन्वॉल्व थी, जब जियो नहीं आया था उसके पहले, ये 1 GB डेटा का हम सबसे चार्ज लेती थी वही 250 रुपये, 199 रुपये, या और अगर आप ज़्यादा रिचार्ज करवाते हैं जैसे 4GB या और उससे, तो 350 रुपये और ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा ये लोग रिचार्ज करती थी क्या? इन सर्विसेज का, ये डेटा का। लेकिन जैसे ही जियो ने एंट्री बनाई उसके बाद जियो ने सिंपली बोला कि आप सबके लिए वॉइस फ्री और डेटा फ्री 1 GB के आसपास फॉर इन वन डे। तो आप सब कुछ सोच के देखिए तो कितना बड़ा यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। और उसके बाद जो यहाँ पे जो सीधा डिक्लाइन आया किसमें? क्वार्टरली बेसिस की रेवेन्यू में, वो आया जैसे ही जियो ने एंट्री बनाई उसके बाद जो रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश हुए उसमें सीधी गिरावट हुई। 53,000 करोड़ के आसपास की जो इन लोगों के रेवेन्यू था इन जियो के आने से पहले, वो हो गया आकर अब 35,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अब जो रिसेंटली अब जो आज के टाइम में अगर आप देखें ना, सितंबर क्वार्टर अगर हम मान के चले 2024 का, तो उसमें जो अभी इनका रेवेन्यू है क्वार्टरली बेसिस, सारी जो अभी कंपनीज इन्वॉल्व हैं इन टेलीकॉम सेक्टर जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे 75,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है इन सारी कंपनीज का। लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ से जब जियो की एंट्री हुई तो 53,000 करोड़ के आसपास से जो रेवेन्यू सीधे गिर के आया 35,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे कई सारी कंपनीज बंद भी हो गई, कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट भी हो गई। जैसे कि वोडाफोन आइडिया है तो इनका तो अब बेसिकली तलवार ही लटक रही है इनके ऊपर, या तो ये पूरा का पूरा जो इनका लोन्स वगैरह है या तो वो क्लियर कर दें, या तो फिर इनके ऊपर तलवार लटकी रही है गवर्नमेंट की, कि इनको टैक्स वगैरह भी, इनका टैक्स का भी इशू है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि भाई वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बेसिकली आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ये पिछले 10 साल थे, जैसे जब जियो आया था तो वहाँ पे जो झटका लगा था टेलीकॉम कंपनीज़ को, वो कितना ज़्यादा ये लोग चार्ज करते थे और कितना ज़्यादा जियो के आने के बाद उन लोगों को झटका लगा। लेकिन आज के टाइम पे जो कुछ कंपनीज ही बची हैं, जैसे डुओपोली है किसमें से देखा जाए, एयरटेल और जियो की, जो ज़्यादातर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अगर हम,
टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो इन्हीं दोनों प्लेयर्स के पास है, एक जियो हो गया, एक एयरटेल हो गया। बाकी का तो मान सकते हैं कुछ पोर्शन हो सकता है BSNL के पास हो और कुछ वोडाफोन आइडिया के पास भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट शेयर है इन टेलीकॉम सेक्टर वो किसके पास है, जियो और एयरटेल के पास है। तो ये अपनी मनमानी करके जब चाहे टैरिफ्स वगैरह बढ़ा देती हैं, जब चाहे प्राइस वगैरह इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे आता है, आप और मुझ जैसे आम इंसान पर इसका पूरा तरीके से इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं कि इनका आप जो मान लेते हैं इनका जो रेवेन्यू वगैरह है वो कैसे बढ़ रहा है। इनका रेवेन्यू आप सबको क्या लग रहा है, इनका रेवेन्यू वॉइस और SMS से बढ़ रहा है? नहीं, इन सब का जो रेवेन्यू है वो वॉइस और SMS से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। इनका जो रेवेन्यू बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है डेटा के बेसिस पे। जैसे आप सबको डेटा मिलता है ना, जो एक दिन में अभी मान लीजिए 1.5 GB के आसपास आपको डेटा मिलता है, और आपका डेटा अगर खत्म हो जाता है तो आप एड ऑन वगैरह भी करवाते हो, राइट। तो उनसे इनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है डेटा के बेसिस पे। किसका? इन जो कंपनीज हैं जो ज़्यादातर इनका रेवेन्यू आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है, डेटा के बेसिस पे आ रहा है। वॉइस और SMS का बेसिस पे ऑफकोर्स आ रहा है, लेकिन उस हिसाब का इंक्रीमेंट नहीं है जिस हिसाब का इंक्रीमेंट डेटा के बेसिस पे है। क्योंकि लोग आज के समय में लोगों को जियो ने डलवा दी आदत कि अब आप डेटा वगैरह करो यूज़ और आप उसके बिना रह नहीं सकते। एक किस्म से है ना, रोटी पहले होता था ना, रोटी कपड़ा मकान, आज के समय में सीधा है कि रोटी कपड़ा और मोबाइल का डेटा। यहाँ पे ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। किसके लिए? अब आदमी के पास मकान हो या ना हो उसको, लेकिन मोबाइल का डेटा होना उसके में बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोशल मीडिया पे एडिक्ट है या वो सोशल मीडिया वगैरह चलाता है या कुछ और भी करता है तो उसके लिए बहुत एडिक्टेड होगा। लोग डेटा बिना रह नहीं सकते हैं आज के टाइम में। ये है जो यूथ है वो बेसिकली यही है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, वो तो अलग ही चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि इन्हीं कंपनीज का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है वो मैं आपको बता चुका, डेटा के बेसिस पे आता है, राइट। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो इन्होंने टैरिफ्स वगैरह भी हाई किए, वो उनके लिए इन कंपनीज का कहना ये है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया का, कि अगर आप जो स्मॉलर कंट्रीज़ है या जो स्मॉलर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री हो गए, अफ्रीकन देश हो गए, तो वहाँ पे जो अभी मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, ARPU। यहाँ पे इसका मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो यहाँ पे वो ये जो कंपनीज हैं इनका कहना ये है कि जो गरीब देश हैं या जो अफ्रीकन देश हैं वहाँ पे भी इंडिया के मुकाबले जो ARPU है या रेवेन्यू आप समझ लीजिए इन टर्म्स ऑफ, वो ज़्यादा है। मान लेते हैं कैसे, अब यहाँ पे आप सिंपल ही देख लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं वहाँ पे अगर रेवेन्यू 200 या 300 रुपये के आसपास रिचार्ज होता होगा तो अपने यहाँ वही रिचार्ज 179 के आसपास होता है। ये जो कंपनीज है ये बता रही हैं इस चीज़ को कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो कम प्रोवाइड करते हैं और उनसे कम एवरेज वगैरह निकलता है। इस वजह से हम जो ये टैरिफ्स वगैरह हैं इसको इम्पोज करने के बाद, जो टैक्स वगैरह इसको कलेक्ट करने के बाद अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहे हैं और 1 लाख के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली इनका कहना है, क्योंकि जो गरीब देश है वो भी हमसे ज़्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कहना है यहाँ पे। और कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया ना कि पहले क्या, अब हम पहले की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। किसके बेसिस पे? ARPU के बेसिस पे। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। यहाँ पे आप मान लेते हैं किस एक व्यक्ति या एक सिम से आप कितना एवरेज रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये कंपनी, वो उसका डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो आप डेटा देखेंगे अगर जियो की एंट्री के पहले, राइट, तो यहाँ पे 99 रुपीज़ जो एवरेज रेवेन्यू था वो पर यूज़र था, मान लेते हैं ना एवरेज रेवेन्यू, जब जियो की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जियो की एंट्री हुई ये एवरेज रेवेन्यू पहुँच गया 79 रुपीज़ के आसपास। तो आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीमेंट है। जब तो वो जो रेवेन्यू 53,000 करोड़ के आसपास का था इन क्वार्टरली बेसिस, वो 35,000 करोड़ के आसपास हो गया था जब जियो ने एंट्री वगैरह बनाई, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। तो कई सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई और कई सारी कंपनीज बंद भी हो गई, क्योंकि उनको इसमें प्रॉफिट वगैरह नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे जियो हो गया है ना। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें इन सितंबर 2024 के आसपास, तो जो ARPU है वो लगभग 179 रुपीज़ के आसपास है, जो कि ये जो कंपनीज हैं ये एवरेज करवाती हैं पर यूज़र से। पर यूज़र का मतलब पर सिम कार्ड से, है ना, पर कनेक्शन से जो ये कमाती हैं वो कितना कमाती हैं? 179 रुपीज़। और अभी इस चीज़ को ये इंक्रीज़ करेंगी, राइट। और ये चीज़ होगी, अगर थोड़ा डिले भी हो जाए
तो आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ अभी होगी ज़रूर, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो है नहीं जो लोगों के भले के ऊपर काम करें। इनको लोगों का भला भी देखना है, या लोगों का भला एक टाइम पे कम भी हो जाए तो चलेगा इन लोगों के लिए, लेकिन प्रॉफिट्स वगैरह कम नहीं होने चाहिए, है ना। प्रॉफिट्स वगैरह साल दर साल बढ़ने ही चाहिए इन लोगों के, और रेवेन्यू वगैरह भी इंक्रीज होना चाहिए। ये है बेसिकली, यही मोटिव होता है प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज का। उसी जगह पे अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एक टाइम से आपसे लॉस भी सह लेगी, क्योंकि वो सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रही है आम लोगों को, लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स लॉस वगैरह कभी भी नहीं झेलेंगे इससे। हाँ, कुछ टाइम के लिए झेल सकते हैं, जैसे मार्केट स्ट्रेटजीज वगैरह जब जियो एंटर हुआ था टेलीकॉम सेक्टर 2016 के आसपास, तो जियो ने लॉस ही था वो एक किस्म से देखा जाए, जो एक साल या कुछ महीनों के लिए जियो ने फ्री कर दिया था सब लोगों के लिए एज अ बीटा टेस्टिंग के लिए, कि उसके जो कनेक्शंस वगैरह हैं या जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या एरर है, उसको ठीक करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए। इस वजह से जियो ने एज अ बीटा टेस्टिंग कुछ महीनों के लिए 2016 के आसपास इस चीज़ को फ्री कर दिया था, लाइक वॉइस, एसएमएस और डेटा प्लान, इन सबको फ्री किया था। तो इसको इम्पैक्ट जियो पे क्या पड़ा, ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा, राइट। जियो ने लॉस भी वहाँ पे फेस किया, लेकिन उसके बाद जो जियो ने मार्केट को कैप्चर करने के बाद जियो अब धीमे धीमे बढ़ाते अब वो टेरिफ वगैरह इम्पोज कर करके ARPU बढ़ा के लोगों को से प्रॉफिट्स वगैरह निकाल रहा है। तो इसको ही कहते हैं कि पहले लोगों इसको सिंपल सी यही चीज़ कहते हैं कि पहले लोगों को आदत डलवाओ, जब लोग उसके बिना मजबूर हो जाए फिर आपके पास बेसिकली वो चीज़ रहेगी कि आप प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करने के बाद जब चाहे प्राइस को ऊपर कर सकते हो, और नीचे तो कोई नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल से नीचे कभी नहीं करेंगे। या आप सबको ही पता है, कभी ऑफर्स वगैरह जरूर आ जाते हैं, जैसे आप सबने देखा होगा न्यू ईयर पे ऑफर्स वगैरह निकाल देते हैं ये लोग, कि अगर आप ब्रॉडर प्लान वगैरह डलवाते हो लाइक एक साल के आसपास, तो आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट। तो ये सब चीज़ें अब आप देखते जाइए कि ये सब चीज़ें धीमे धीमे कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कुछ और हम चीज़ों पर भी आते हैं अभी, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी मैंने आपको जैसे ARPU बता दिया यहाँ पे, तो और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो पिछली बार जो इन्होंने किया, क्या कहते हैं, जैसे जब इन्होंने रेवेन्यू वगैरह जब इनका पिछली साल जब इन्होंने टैरिफ्स वगैरह हाई किए, तो क्या हुआ कि जियो और एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से क्या हुआ, 2.6 करोड़ यूज़र्स किसके पास शिफ्ट हो गए, सीधे जाकर BSNL के पास शिफ्ट हो गए। यहाँ पर गुस्सा में ऐसा एंग्री, क्योंकि इन लोगों ने अपनी मनमानी करके प्राइस वगैरह बढ़ा दिए, और ये चीज़ अब ये फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो अपना रेवेन्यू लेके जाना है 1 लाख करोड़ के आसपास है ना, क्वार्टरली बेसिस। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, और अब इनके पास जो बिगेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो तो यही है, वो कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टेलीकॉम सेक्टर्स के पास, वो ये है कि अभी लगभग 180 मिलियंस के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि 2G फ़ोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इन इंडिया। तो ये लोग कुछ ऐसे चीज़ें लुभाएं या ऐसी चीज़ें डेवलप करें कि जिससे ये 180 मिलियन लोग हैं ये शिफ्ट हो जाए किसके पास, 4G सर्विसेज पे और 5G सर्विसेज पे। बेसिकली वो इनका डेटा वगैरह यूज़ करें, क्योंकि वॉइस वगैरह और एसएमएस से इन सब की बात नहीं बन रही है, इन सब की बातें बन रही है डेटा के बेसिस पे। आप जितना ज़्यादा डेटा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज कर रहा है। तो ये अब चीज़ें यहाँ पे क्या कैसे निकल के आएंगी, 180 मिलियन जो लोग हैं अभी आज के टाइम पे वो 2G वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे छोटे फोन्स वगैरह होते हैं वो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उनका अब ये लोग कैसे उन चीज़ों को लुभाएंगे और कैसे उनको 4G के पास लेके आएंगे। तो उनके पास एक अभी अपॉर्चुनिटी भी है कि अभी 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको ये 4G और 5G की तरफ लाकर अपना जो ARPU है या जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अब आप सबको भी पता होगा कि यहाँ पे कुछ जैसे मान लेते हैं कोई किसी चीज़ के अगर फ़ायदे वगैरह भी इन लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको दोनों पक्षों से पूरी तरीके से जानकार बन के चलेंगे। मतलब ऐसे कि यहाँ पे अभी हमने फ़ायदे की बात कर ली, तो अब हम इन लोगों की चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, आप सबको एक न्यूज़ आई है अभी हाल ही में कि जो स्टारलिंक है US सैटेलाइट
डेटा प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर, वो किस उसको कौन बैक कर रहा है? उसको बैक करते हैं एलोन मस्क। वो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, स्पेस एक्स के अंदर आती है, उनकी सर्विसेज वगैरह हैं स्टारलिंक। उसको कौन बैक करता है? एलोन मस्क उसको बैक करते हैं। वो उसने एयरटेल में यहाँ पे कोलैबोरेट करके इंडिया में वो आना चाहता है। अब यहाँ पे चीज़ें ये निकल के आएंगी कि इन जो कंपनीज़ हैं, ये जो हमारी लोकल या नेशनल कंपनीज़ हैं, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा। अगर मान लेते हैं स्टारलिंक यहाँ पे आती है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, अगर वो कोई ऐसी प्राइस वगैरह अनाउंस कर देती है और सर्विसेज एज आ सैटेलाइट्स वगैरह की देती है, तो लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर स्टारलिंक के पास चले जाएंगे। क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट है वो बेसिकली प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। यहाँ पे आपको आप सर्विस वगैरह कोई भी प्रोवाइड करो, लोगों को यहाँ पे सर्विसेज भी अच्छी चाहिए और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो भी कम चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो अपना इंडियन मार्केट है वो प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। प्राइस कॉन्शियस का यहाँ पे मतलब हो गया कि आप यहाँ पे ज़्यादा महंगी चीज़ें अभी लाकर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को महंगा कर दोगे तो यहाँ पे जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है चीज़ की वो कम हो जाएगी, है ना, सेक्शन वाइज। और अगर आप देखा जाए तो हम बेसिकली कितने 130-140 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है इन इंडिया, तो कितना बड़ा मार्केट है। चाइना और इंडिया ये दोनों मार्केट इतने बड़े हैं कि अगर यहाँ पे कोई थोड़े कम दाम में भी अगर ऑपरेट करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था जियो का, कि जियो ने कैसे कुछ टाइम के लिए लॉस फेस किया और फिर उसके बाद वो उसने इंक्रीमेंट करके टैरिफ में अब वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ रिपोर्ट कर रहा है। तो यही चीज़ है, जो चैलेंजेस वगैरह हैं वो ये है कि जो स्टारलिंक है अगर ये अपने अट्रैक्टिव भाव वगैरह या अट्रैक्टिव प्लान्स वगैरह अनाउंस करता है कहाँ पे? इंडिया में, तो जो ये जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है इनके ऊपर इम्पैक्ट पूरी तरीके से पड़ेगा। क्योंकि लोग तो वही हैं, अब लोग चाहे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, चाहे BSNL से यहाँ पे आ जाएं, सिंपल तो वही है। लोग उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें बढ़ती जा रही है ना टेक्नोलॉजिकल बेसिस। जैसे आपको मैंने अभी सैटेलाइट सर्विसेज का नाम दिया कि आप कहीं पे भी रहें, आपको वहाँ पे टावर्स वगैरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक ऐसा डिवाइस चाहिए या ऐसा आपको सर्विस चाहिए, जैसे मैंने आपको भी बताया सैटेलाइट सर्विस, जहाँ पे आप चीज़ों को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ और आपको वहाँ पे किसी चीज़ की पाबंदी वगैरह ना हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको इस टावर की पाबंदी नहीं होगी, वहाँ पे आपको जो सैटेलाइट होगी उससे आपको जो चीज़ें होंगी वो आप ऑल ओवर द अर्थ उसको फैच कर सकते हो, जहाँ भी उनकी सर्विसेज वगैरह हैं वहाँ। किसकी? स्टारलिंक की। अब जैसे यहाँ पे स्टारलिंक है और एक और है अमेजॉन के बारे में तो आप सबको ही पता होगा। इसकी भी कुछ सर्विसेज वगैरह हैं जो कि सैटेलाइट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे OneWeb हो गई लंदन की, वो भी। तो यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये अच्छी खासी प्राइस वगैरह इंडिया में अनाउंस करते हैं तो इम्पैक्ट यहाँ पे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन जो ये चीज़ें थी, जो ये चीज़ें रहीं, इसमें एक चीज़ और निकल के आई, जो TRI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीने पहले, 1 से लेकर 2 महीने पहले कुछ अनाउंसमेंट की कि आपको वॉइस और SMS वगैरह का अलग से प्लान्स वगैरह देना पड़ेगा। अब किसको? हर एक टेलीकॉम सेक्टर या हर एक टेलीकॉम कंपनीज़ को। यहाँ पे कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसको डेटा वगैरह यूज़ नहीं करना है और उसको अकेले वॉइस और SMS कॉल्स वगैरह करने, मैं 2G लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 2G लोगों को बात कर रहा हूँ कि जो 2G यूज़र्स हैं उन आज के समय में मैंने आपको बताया ना कि 180 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी 2G फ़ोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेसिकली नहीं चाहते, उनको 4G वगैरह और 5G वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वो वगैरह डेटा वगैरह को बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उनका काम है सिर्फ फ़ोन्स वगैरह को ऑपरेट करना, जैसे वॉइस कॉल्स वगैरह हो गई और SMS कॉल्स ऑल्सो। तो इन सब से जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने 1 से 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट की कि जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको ये चीज़ मैंडेटरी करनी पड़ेगी कि ये जो वॉइस और SMS है इनको एज अ मैंडेटरी प्लान इनको अनाउंस करना पड़ेगा। और इसमें आप डेटा वगैरह नहीं दे सकते लोगों को, या आप उनसे डेटा वगैरह का पैसा नहीं इसमें खींच सकते। आपको एक अलग से प्लान निकालना पड़ेगा कि आप उसमें से वॉइस और SMS वगैरह ही दें। क्योंकि यहाँ पे अब अभी के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि लोगों को, जैसे मान ले तो कोई 2G यूज़र है, अगर उसको वॉइस वगैरह इस्तेमाल करनी है, उसको वॉइस कॉल वगैरह करनी है, तो उसको एज अ प्लस में डेटा प्लान भी लेना पड़ता था। तो जो उसके भाव वगैरह होते थे प्लान के, वो अपने आप 200 रुपये 250 रुपये के आसपास पर मंथ के आसपास पहुँच जाया करते थे, है ना।
तो ये चीज़ अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को वो व्यक्ति नहीं चाहता उस चीज़ की सर्विस लेना, तो उसको वो चीज़ क्यों फालतू में वो चीज़ उसको ले। अभी तक तो लेकिन ऐसा ही हो रहा था, वो मैंडेटरी किए हुए थे क्योंकि इन कंपनी से कोई प्लान ही ऐसा नहीं निकला था। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या जो भारत सरकार है, उसने इस पर जोर देते हुए लोगों की भावनाओं को समझा और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा, और इन टेलीकॉम्स कंपनीज को बोला कि आप अलग से जो ये वॉइस और SMS प्लान है इसको आपको निकालना पड़ेगा इन इंडियन मार्केट। तो यही कुछ न्यूज़ वगैरह थी जो, और ये आर्टिकल वगैरह थी जो कि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना था। आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।